जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए मॉडल सेट का आज तीसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हम लोग अपलोड कर दिए हैं। हम लोग जो अभी देख रहे हैं ये पिछले कुछ दिनों से ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितना भी मॉडल्स पेपर है वो सभी का डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए जो मॉडल सेटअप जो 2024 के लिए हमारी टीम बना रही है उसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग ये सभी सवालों को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, देखिए यहाँ पे जो आप लोग का सेटअप मिला है ये जो हम लोग आज देख रहे हैं ये आपका 2021-22 का सेट है। और ये जो है आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो है सेट 3 का है। देखिए सेट 3 भी लिखा हुआ है और ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो ये करवाने का मेन रीजन है कि इससे आप लोग का कंप्लीट तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जो कंप्लीटेशन है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि हम लोग जो कंप्लीट करेंगे 2024 के लेकर जो मॉडल सेटअप हमारी टीम पूरी तैयार कर रही है उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे और करीबन क्या है 200 या 250 क्वेश्चन जो है हम लोग भी ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग फोकस करेंगे सब्जेक्टिव को लेकर। तो चैनल के साथ पूरी तरह से बने हुए रहिए और क्लास को पूरा एंजॉय करते हैं। हमें आशा है कि आपको आपके लिए यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप लोग देख सकते हैं सारा डिस्कशन तो नहीं क्योंकि समय आधा चला जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे कि इन जितना भी मॉडल सेटअप में क्वेश्चन दिया हुआ है हर एक सवाल को डिस्कशन के बेसिस पर ही आगे बढ़े। इससे पहले जो है सेट 2 और सेट 3 करवाया जा चुका है। अगर कोई बच्चे नए हैं या नहीं देखे हैं तो इससे जाकर पहले देख लीजिए और इसके बाद सेट 4 और सेट 5 जो आने वाले कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग के लिए जो ऑफर है वो सेट 1 से लेकर 5 तक का पूरा हमारी टीम के द्वारा बनाया गया वो वही सवाल होगा जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए हम लोग क्या देखें 2021-22 का प्रीवियस ईयर का मॉडल सेटअप है और ये 2000 ये जो है 12 क्लास का है, इकोनॉमिक्स का है। और इसमें ये देखा जाए तो ये पूरा 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग को मालूम है 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला है और समय जो दिया हुआ है वो है 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। 1.5 घंटा सब्जेक्टिव में, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव में है। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य बिल्कुल जरूरी है। 40 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, माने कि प्रत्येक प्रश्न जो 1-1 नंबर का है और कुल मिलाकर 40 प्रश्न है। देखिए लास्ट में लिख भी दिया है 1-1 अंक है और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सेम इसी तरह से देखिए एग्जाम में जब आएगा ना सेम एकदम ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग फोकस कीजिएगा इसमें, आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ सकता है। चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं। इसका लिखा हुआ है शब्द जो इकोनॉमिक्स है, देखिए शब्द लिखा है शब्द जो इकोनॉमिक्स है कि उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है या हुई है। तो आप लोग को शायद ये जानकारी होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुआ है आपका ग्रीक भाषा से, जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रीक। और ये बता देना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का अर्थ डेफिनेशन क्या है आने वाले सब्जेक्ट में आपको करवा देंगे। बस आप ऐसे समझिएगा एक घर की व्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो है यानी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं क्या कहते हैं सब सब्जेक्टिव जब वीडियो आएगा उसमें पूरा क्लियर कर देंगे। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि शब्द जो इकोनॉमिक्स है उसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो होती है वो यू आकार का होता है। वो क्या है उसका प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, यानी कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम हर एक सवाल पे रुके हुए रहेंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, बाद में आराम से लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मनमोहन सिंह है, रघुनाथ रामन राजन है, अल्फ्रेड मार्शल है और उसके बाद आप देखिए तो इसमें एडम स्मिथ है। तो आप लोग को शायद जानकारी होगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है कि वो अर्थशास्त्र के क्या है जनक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में लिखा है निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। देखिए ऐसे तो कहा जाता है
अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को लेकर, लेकिन भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये है रघुवर राजन, ठीक है, रघुराम राजन, रघुवर नहीं रघुराम राजन, ठीक है। यानी क्वेश्चन 4 का जो है वो जगह आपको ऑप्शन नंबर सी। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5वां सवाल क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। देखिए ये एक शब्द है कि अर्थशास्त्र जो है वह मानव कल्याण का एक अध्ययन करना होता है। तो ये शब्द जो है वो किसने कहा था? अर्थशास्त्र जो है मानव अध्ययन यानी मानव कल्याण का अध्ययन है, किसने कहा था? 4 ऑप्शन लिख दिया हुआ है। अल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्मिथ है, रियोनल रॉबिन्स है और आरजीडी एनल है। तो बताइए इसका आंसर जो है वो जगह आपको ऑप्शन नंबर 1 अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो मानव कल्याण का अध्ययन करवाती है, ठीक है। तो 5 का होगी ऑप्शन नंबर 1। आशा है 1 से लेकर 5 तक में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 का हो गया ग्रीक है, दूसरे का हो गया अर्थशास्त्र के आर्थिक रूप से दक्ष हो जाएगा, तीसरा जो है एडम स्मिथ हो जाएगा, चौथा जो है रघुराम राजन हो जाएगा, 5वां जो है अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? देखिए दो तरह का अर्थव्यवस्था होती है, अर्थशास्त्र जो होती है वो दो तरह का होता है, एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। तो व्यष्टि क्या होता है कि एक ही फॉर्म के बारे में जो बात होता है, यानी समष्टि में क्या होता है कि पूरे विश्व के बारे में बात किया जाता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाती है। तो इसका जो आंसर है, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक फर्म का संतुलन। जब एक फर्म का संतुलन के बारे में बात करते हैं तो व्यष्टि में आ जाता है, छोटा मात्रा में होता है। समष्टि का मतलब होता है पूरे समग्र को देखना। आगे आते हैं, तो 6 का हो गया बी। 7 नंबर क्या बोल रहा है देखिएगा, 7 बोल रहा है किसी वस्तु का मांग फलन इतना दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बोल भी दिया है कि P इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 तथा बाजार में वस्तु का उत्पादन जो है 20 उपभोक्ता है, 20 उपभोक्ता है। तो पूछा गया है कि इसका मांग फलन कैसा होना चाहिए। देखिए इसका मांग फलन कैसे होगा, मेरे पास दिया हुआ है कि ये 20 माइनस 2P, ठीक है ना, और इसमें क्या है 20 उपभोक्ता है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक व्यक्ति करेगा उपभोग करेगा तो 20 व्यक्ति करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 20 हो गया 400 माइनस 20 20 दूनी 40, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। लिखा है अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है ना। अर्थशास्त्र में क्या पूछा गया है कि उपयोगिता जो होती है से क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है सुख, दूसरा है आनंद, तीसरा है आवश्यकताओं की संतुष्टि और चौथा दिया हुआ है दुख। तो बताइए इसका क्या आंसर है? ये हो जाएगा आपका, देखिए उपयोगिता का अर्थ होता है आवश्यकता को संतुष्ट करना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी। 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या लिखा है देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है या होता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर, सेकेंड और थर्ड, यानी औसत उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होती, औसत लागत भी नहीं होता है, कुल उपयोगिता भी नहीं होता, सीमांत उपयोगिता जो होती है वो ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में क्या लिखा हुआ है कि संतुलन की अवस्था में, देखिए बाजार संतुलन है, ठीक है ना, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग में डैश उपयोग प्राप्त करना चाहता है। यानी कि अगर वह संतुलन की अवस्था में है तो एक उपभोक्ता कितने वस्तु उपभोग करना चाहेगा? अधिकतम करेगा, न्यून करेगा, यानी कि 0 हो जाएगा उसका, न्यूनतम होगा या कम होगा? तो कम तो करेगा नहीं बाबू। देखो अगर वो संतुलन की अवस्था में है तो प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग किया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर या उपयोगिता की डैश आय खर्च होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है 11 में, देखिए ध्यान से,
एक बजट रेखा जो स्थित होती है, जो बंडल होता है, उसका क्रय करने पर एक उपभोक्ता जो होता है उसका डैश आय खर्च होता है। यानी कि जो बजट रेखा तैयार की जाती है उसमें उसके संपूर्ण आय को दिखाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संपूर्ण आय हो जाएगा। इरेज हो गया था, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम आप लोग को एक ग्राफ बताए थे कि अगर कोई भी ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा कोई ग्राफ रहता है और अगर इस पर कोई इस तरह का ग्राफ गिर रहा है, अगर ये सेंटर से जाता है तो सेंटर वाला होता है 1, इसके नीचे आता है 1 से कम, इस ऊपर जाता है 1 से अधिक। तो यार देखिए जी का मान एकदम सेंटर पर है ना, सेंटर पे, एकदम सेंटर पर है, कर्व का सेंटर में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक तो क्लियर हुआ, 11 और 12 खत्म हुआ। 13 नंबर पे आते हैं। देखिए 13 नंबर का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक सामान्यता कौन नहीं है? ये सभी सवाल जो अभी करवा रहे हैं इससे पहले प्रीवियस ईयर में भी कराया गया था, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कर रहे हैं इसको रिपीट किया जा रहा है ताकि आप लोगों के माइंड में बना हुआ रहे। तो क्या है, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन जो दिया गया है, उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक सामान्यता कौन नहीं है, यानी कि विशेषता नहीं बताया जाता है। किसकी? उदासीनता वक्र की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या है। उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जाता है? नहीं, इसमें तो मापा नहीं जाता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी होता है? बिल्कुल है। उपभोक्ता का अधिमान एकदिष्ट होता है? बिल्कुल है। उपभोक्ता क्रम वचन माप संभव करता है? हाँ ठीक है, बाकी तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो नहीं होता है, इसकी गिनती पर इसकी माप की संख्या नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। देखिए 14 में क्या लिखा हुआ है कि यह मैथ्स है, आप देखिएगा इसमें मैथ्स की तरह है। एक उपभोक्ता जो है वह 20 रुपए को, यानी 20 रुपए में 2 तरह की वस्तुएं खरीदती है, जिसमें से एक रसगुल्ला है और एक गुलाब जामुन है। ठीक है ना, खर्च करते हैं। दोनों वस्तुओं की जो कीमत है वो 4 है और 5 है, और जिसे क्रमशः एक्स और वाई बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? आप इसे मैथ्स की तरह समझिए। पहला रसगुल्ला बोला है जो कि एक्स दिया हुआ है ना, और ये कितना है? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन के हिसाब से, प्लस, ठीक है ना, दोनों का बजट रेखा 20 रुपये ले रहा है, और ये वाई है दूसरा, और वाई दिया हुआ है कितना रुपया है? 5 रुपया है, और ये टोटल दोनों में कितना खर्च किया जा रहा है? 20 रुपये खर्च हो रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गया देखिए जरा, 4x + 5 इक्वल टू 0, है ना। ध्यान रखने बात है कि ये x जो बताया गया है वह रसगुल्ले की ओर है, और y जो बताया गया है वो गुलाब जामुन का है, और रसगुल्ले का खर्च बता रहा है 4 रुपया, गुलाब जामुन को बता रहा है 5 रुपया, है ना। तो दोनों का इक्वेशन तैयार करेंगे, और दोनों को खरीदने में कुल कितना पैसा लग रहा है? 20 रुपया लग रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 4x + 5y इक्वल टू 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक उदाहरण है? यानी प्रतियोगी वस्तुएं हैं, ठीक है ना। प्रतियोगी वस्तु का मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता वाला होता है, ठीक है। देखिए पहला लिखा है चाय और चीनी, ये पूरक वस्तुएं हैं क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है। ब्रेड और बटर, ये भी दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। कार और पेट्रोल, कार नहीं होता, पेट्रोल का यूजेज नहीं है, यूजेज अगर करेंगे पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो कार का कोई यूज नहीं है, तो तीनों जो है रिलेटेड करता है। लेकिन यहाँ देखिए ये प्रतियोगी वस्तुएं, प्रतियोगिता चलता है। पेप्सी और कोका कोला, अगर पेप्सी का रेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो कोका कोला का इस्तेमाल करेगा लोग, और कोको कोला बढ़ जाएगा तो पेप्सी इस्तेमाल करेगा, यानी प्रतिस्पर्धा चलता है इन दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, पेप्सी और कोको कोला। क्वेश्चन 16 पर आते हैं। 16 क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा जो है y के समांतर है, किसके समांतर है? देखिए ये x है, ये y है,
y के समांतर है इससे। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा जो y के समांतर वस्तु की मांग कीमत लोच क्या होगा, 0। इस लाइन को टच करेगा तब तो। ये देखिए इधर गया हुआ है और ये इस तरह का कर्व खींचा जाता है। तो इसमें देखने वाली बात यह कि ऊपर होता है एक से ज्यादा, ये आपका 0, ये इसको टच ही नहीं कर रहा है, ये x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो y के समांतर दे रहा है, x एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, पैरेलल जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में लिखा हुआ है उत्पादन से क्या तात्पर्य है। किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं उसमें क्या तात्पर्य है। आगाम का निर्मात में रूपांतरण हो जाएगा, नई उपभोक्ता का सृजन बिल्कुल हो जाएगा, साधकों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण बिल्कुल हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। किसी सवाल में अगर कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा, हम इसको लेकर सेपरेटली वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। रिकॉर्ड एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोग के लिए जो गिफ्ट तैयार कर रहे हैं वो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम को लेकर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। लिखा हुआ है प्रतिवर्ती साधक के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। सवाल समझिएगा। प्रतिवर्ती साधन के सापेक्षा यानी सापेक्ष में, अनुपात में यानी तुलना में कुल उत्पादन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। क्या कहता है, सीमांत उत्पादन। अरे क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखिएगा 19 नंबर क्या बोल रहा है, उत्पादक कौन होता है ना। उत्पादक जो है वो कौन होता है। ऑप्शन देखते हैं। साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग करने वाला नहीं, वस्तु का उपयोग करने वाला नहीं होता है। वस्तु का क्रय विक्रय करने वाला उत्पादक नहीं कहलाता क्योंकि वो बेचता है। किसी कंपनी का शेयर बाजार खरीदने वाला वो भी उत्पादक नहीं होता, वो खरीदने वाला होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 नंबर में उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई के उपयोग से किसी वस्तु में 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाई के प्रयोग से 30 इकाई का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पादन का मात्रा क्या होगा। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया, सीमांत किसके बारे में पूछा है ये सुनिएगा। उत्पत्ति के साधन की तुलना में 5 इकाई के प्रयोग से हो रहा है 26 साधक, और उत्पत्ति के इकाई का प्रयोग हो रहा है 30, 6 इकाई के उत्पादन हो रहा है। तो सीमांत उत्पादन जो होता है वो उत्पत्ति के अनुसार ही मापी जाती है, यानी इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका 6 इकाई। ठीक है। इसमें देखिए 5 इकाई का प्रयोग करता है तो 24 चला जाता है, और ये साधक है, साधक 5 साधक जो यूज करता है तो उत्पत्ति के 6 इकाई के प्रयोग से 30 का उत्पादन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु की एक, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बता दीजिएगा। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के क्रय से प्राप्त आगम यानी कि आगम को क्या कहा जाता है। जब किसी वस्तु का जो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है अलग से, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सीमांत आगम। क्या बोला जाता है, सीगम, सीमांत आगम। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या लिखा हुआ है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। यानी कि उत्पादन की मात्रा जब बदलती है तो उसके लागत में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसके। कुल स्थिर लागत में बदलाव होता है, अवसर लागत बदलता है, कुल परिवर्तनशील लागत बदलता है, या इनमें से सभी बदलता है। तो इसमें परिवर्तनशील लागत बदलता है। हर एक स्थिति में क्या बदलेगा, परिवर्तनशील लागत बदलती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। यदि किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो
प्रकृति और पूर्ति की लोचन मांग क्या होगा। देखिए वही सवाल पूछा गया है इसमें, अगर आप देखो वही सवाल है आपका। एक ग्राफ खींचिए और ये कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, तो मूल बिंदु से गुजरेगा तो आपको मालूम है कि एकदम सेंटर से गुजरेगा वो, तो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक होगा, मूल बिंदु से जा रहा है तो एक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 24 में। मान लिया जाए कि एक बाजार में तीन एक जैसी फर्म है, तीन वो फर्म जो है वो एक ही जैसा है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत जो है वो 5 रुपया है और एक फर्म जो है वस्तु का 50 इकाई का इस्तेमाल करता है। एक फर्म जो है 50 इकाई इस्तेमाल करता है, तो वस्तु की पूर्ति कितना होगा। देखिए पूर्ति पूछा गया है, रुपए नहीं पूछा गया है। रुपए दिया है लेकिन रुपए नहीं पूछा है कि एक बाजार में तीन गो फॉर्म है, फॉर्म से कितना है, तीन है, और एक फॉर्म करता है 50 का, 50 इकाई की पूर्ति करता है। देखिए यहाँ पे पैसा नहीं पूछ रहा है कितना रुपया का होगा, ये पूछ रहा है कितना उत्पादन होगा, बाजार पूर्ति क्या होगी। मूल्य नहीं पूछा है, बाजार पूर्ति पूछा गया है, ठीक है ना। ये बाजार पूर्ति पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, एक करता है 50, दो करेगा 100, तीन करेगा 250, 150, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी 150। याद है मुद्रा से कोई बात नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 5 इकाई बेचता है तो उसे 50 रुपये का फायदा होता है, और उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर 70 रुपये का फायदा करता है। तो बताइए सीमांत आगम क्या होगा। 5 रुपया के हिसाब से बेचा तो कितना हुआ, 50 रुपया, और 6 के हिसाब से बेचा, एक बार किसी वस्तु का 5 इकाई बेचकर 50 रुपया तथा उसी वस्तु को 6 इकाई में बेचकर 70 रुपया प्राप्त करता है, तो कितना हो रहा है इसका सीमांत आगम। सीमांत आगम देखिए उसी वस्तु को 50 रुपया में फायदा हो रहा था, 50 रुपया में 5, ऐसे समझिएगा 5 रुपए के हिसाब से 50 हो रहा है और 6 रुपया के हिसाब से बेच रहा है तो 70 हो रहा है, फायदा हो रहा है, रेट उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो आप देखिए 50 में से 70 50 चलेगा 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 रुपया का सीमांत आगम जो है बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 पर देखते हैं। 26 में लिखा हुआ है कि लाभ और अलाभ बिंदु के प्राप्ति रेखा को क्या कहता है, कि इसमें टी आर और टी सी जो होता है वो बराबर होता है, दोनों के बराबर की स्थिति में वो दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 27 पे। अल्पकाल में यानी कम समय के लिए एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है, ये पहले भी बताया गया था। एक उत्पादक जो अपने उत्पादन को समाप्त कर देता है, बंद कर देता है, कब, जब टीबीसी का जो लागत है वो कम हो जाता है, यानी कि टीबीसी से कम लागत हो जाता है, मतलब वस्तु का उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सीमांत लागत से बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वो उत्पादन को बंद कर देता है अल्पकाल के लिए। दीर्घकाल में एक पुनः प्रतियोगी फॉर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। एक बड़े समय के लिए जो लंबे समय होता है, दीर्घकाल में जो पुनः प्रतियोगी फॉर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, ऋणात्मक लाभ प्राप्त होता है, असमान लाभ प्राप्त होता है, सामान्य लाभ प्राप्त होता है, या हानि वाला लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए एक अगर दीर्घकालीन बात किया जाए तो उसका जो लाभ होता है वो सामान्यता वैसा ही बना रहता है, यानी सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र देखिए ये दिया हुआ है, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। तो पूछा गया है तो सामान्य कीमत क्या होगी, इसमें पूछा क्या गया है वो देखिएगा। दोनों इक्वेशन को प्रूव करो, ये पी का वैल्यू निकालना है। एक वस्तु की मांग और पूर्ति जो वक्र है वो आपका क्यू दिया हुआ है, क्यू बराबर है 10, जिसमें देखिए P इक्वल टू 2P और 5 प्लस 3P है, तो सामान्य कीमत क्या होगी। तो इसको आप आंसर मिलाइएगा। इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है।
ये दोनों इक्वेशन को क्या है कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आप लोग का जो है आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए 1। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर बनता है, हम ये छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर बन जाता है तो बढ़िया है, और अगर नहीं बनता है तो अगले वीडियोस में जैसा कमेंट आएगा उस हिसाब से इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। लिखा है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने पर 4% वृद्धि होती है। तो आपको पहले बताया कि इसको भागा लगा दीजिए, 4 और 5 को भागा लगा दीजिए, 5/4 हो जाएगा ये आपका, 5 चौके 20 यानी 0.5, यानी 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ये 8/40। को इससे भागा लगाना है, 8/40 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह का हम लोग तीनों सेट में देखे, तीनों में सवाल था, कुछ का ऐसे बढ़ा दिया गया था। इसको भागा लगाइए, 4/5, 4 पहले उसके बाद 5। 31 नंबर यानी 10 सवाल और देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। किसी फॉर्म के लाभ को इसमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी किसी फॉर्म में जब लाभ होता है तो लाभ को प्रदर्शित करने के लिए क्या दिखाया जाता है, TR माइनस TC। TR माइनस TC का संकेत प्रूफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 32 पे। ध्यान दीजिएगा इसमें, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सवाल में कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें से आप लोग के बारे में सारी बातों को जरूर देखेंगे। किसी सवाल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। लेकिन याद रखिए ये सारा सवाल जो है पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर से गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 32 पर। 32 में क्या बोला है कि एक फॉर्म के संतुलन की अवस्था में क्या शर्त होगा। संतुलन होगा तो ये दोनों बराबर होगा, याद रखिएगा। अगर संतुलन की अवस्था होती है तो बराबर होगा, और अगर फॉर्म लाभ के उद्देश्य में होगा तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो 33 में क्या बोला है कि एक पुनः प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत जो होती है वो वृद्धि हो जाती है जब पूर्ति में कमी होती है। यानी बाजार में, ऐसे समझिएगा, बाजार में अगर वस्तु आ ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पूर्ति है वो कम हो जाएगा, तो उसकी कीमत जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर आप किसी चीज का बाजार जाते हो खरीदने के लिए, अगर दुकान में बहुत कम संख्या में लगा हुआ तो वो अपना मनमाना ढंग से व्यापार करेगा। 34 पर आते हैं। श्रम से क्या तात्पर्य है। श्रम का मतलब होता है कार्य करना, है ना। तो श्रम से क्या तात्पर्य है, तो 1 घंटे में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 पर। 35 क्या बोला है, देखिएगा कि यदि श्रम का सीमांत उत्पादन MPL तथा वस्तु का P है तो श्रम के सीमांत उपयोग का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या। ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करने का, श्रम का सीमांत उत्पाद और मूल्य, माने वस्तु का मूल्य, है ना। ये दो चीजें निकालने का एक फॉर्मूला आता है, जिसे सीमांत उपयोगिता मूल्य कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला है श्रम का सीमांत और वस्तु के मूल्य को निकालने के लिए फॉर्मूला आता है जिसे सीमांत उत्पाद का मूल्य कहा जाता है, और यह फॉर्मूला होता है P इंटू MLP, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए, आशा है समझ में आया होगा। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर ए। लास्ट का 5 सवाल देखते हैं। 36 नंबर पे आइएगा। एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक और अधिक होती है जब, यानी कि एक अधिकार बाजार में मांग की लोच जो है एक ही तरफ झुक जाता है। कब झुक जाता है, जब सीमांत आय जो है सामान्यतः पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाती है। क्वेश्चन 37 पे आता है। दीर्घ काल में, यानी कि लंबे समय के लिए अवधि में संतुलन की अवस्था में एक अधिकार की तुलना में पुनर्वर्ती बाजार में उत्पादन की मात्रा डैश रहती है। ठीक है, तो ये क्या पूछा है कि दीर्घ काल की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, जब एक अधिकार बाजार चलता है तो उस समय क्या होता है कि पुनः प्रतियोगी बाजार जो होती है वो उत्पादन की मात्रा डैश होती है, क्योंकि उसमें अधिक हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं, लास्ट का 3 सवाल है और उसके बाद सवाल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। 38 में लिखा हुआ है विभेदीकृत में बांटना होता है, कीमत किस बाजार की विशेषता होती है। विभेदीकृत का मतलब क्या बताया गया है, बांटना, है ना। बांटना किसका होता है, वो एकाधिकार पर होता है, भेदभाव जिसे कहते हैं। एकाधिकार बाजार में ज्यादा देखने को मिलता है। अब एकाधिकार बाजार का मतलब है एक ही व्यापारी होता है, खरीदने वाला ढेर सारा होता है। व्यापारी मतलब बेचने वाला एक ही रहेगा। दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार से होती है, यानी कि लंबे समय के लिए कौन से बाजार में जो है बहुत अधिक पैसा लाभ कमाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में अपने हिसाब से चलिए तो आप सबको मिलेगा। लास्ट का सवाल है, एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो एकाधिकार बाजार में जो क्रेता होता है वो कितना होता है, क्रेता, विक्रेता नहीं दिया हुआ है, बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला तो बहुत कोई होता है। एकाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या, तो क्रेता का मतलब खरीदने वाला होता है ना। तो एकाधिकार बाजार में बेचने वाला एक एक होता है, लेकिन खरीदने वाला बहुत सारा होता है। आप लोगों मिला लीजिएगा इसको, क्योंकि एक अधिकार बाजार में जो होती है एक ही अधिकार, एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का होता है। विक्रेता एक होता है, क्रेता बहुत सारा होता है। अब एक ही क्रेता रहेगा तो थोड़ी चलेगा। यही में हम लोग जो है 40 सवाल देखे हैं, ये कुल मिलाकर जो है टोटल जो हम लोग 40 सवाल देख लिए हैं। और जैसे कि हम पहले भी बताए थे, ये जो हम लोग सेट पढ़ रहे हैं 2022-23 का पढ़ रहे हैं, ये सेटअप 3 खत्म हुआ, कल सेटअप 4 आ जाएगा, उसके बाद सेट 5 आ जाएगा, और ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर है। आप ऑफर के तौर पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में जितना भी सवाल आने वाला है एग्जाम में, उन सभी का एक मॉडल सेटअप तैयार हम लोग कर रहे हैं। हमारी जो टीम है उसका मॉडल सेटअप तैयार कर रही है। और आपको फिर से बता देना चाहते हैं, हम लोग की जो टीम है वो 40 क्वेश्चन करते हुए 5 सेट बना रही है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे हिसाब से देखा जाए तो लगभग जो है 200 सवाल का तैयारी हम लोग करवा देंगे, जो वही आएगा एकदम क्वेश्चन एग्जाम में जो है सेम वही आएगा, साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी। तो आप लोग को बस इतना है कि आप उस चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अभी जितना वीडियो है उसको कराने का मकसद यही है कि अगर उस समय रिपीट सवाल आएगा तो आप लोग उसका जवाब दे सको। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला जो टाइम में हम लोग जो करेंगे वो सारी चीज़ों की जानकारी आप तक जरूर पहुंच जाए। जो भी नोटिस वगैरह अगर गवर्नमेंट की तरफ से आती है वह सारा नोटिस भी हम आप लोग को बताते हुए चलेंगे। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे देखते हैं आगे का 4th सेट क्या है, फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।